2011 में जब ये आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तब से इस पूरे मूवमेंट और उसके बाद उसके आम आदमी पार्टी हो जाने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कवर भी किया है और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। फिर वो जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो तो पॉलिटिकल बीट की तरह लोग कवर करने लगे, वो मैंने नहीं किया है, बट उसका जो इंसेप्शन क्या बोल के किया गया और कैसे हुई वो सारी चीजें मैंने कवर की हैं और एकदम बिल्कुल मेमोरी इज फ्रेश कि क्या क्या बोला गया था उस समय। आज की पूरी चर्चा जो हम करेंगे, जो राघव चड्ढा और 6 लोग भाजपामयी हो गए हैं, एकदम से इन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के पाप का भागीदार नहीं होने वाला था और मैं इस वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ये एक ऐसी चीज है जो अब हार्डकोर भाजपाइयों को भी नहीं पच रही है। सोहित, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा, अब बीजेपी के लोग ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये क्या है, ईडी का दर्द दिखा दिखा करके हर किसी को ले आते हो। तो हम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना सोहित, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमने आज पिक्चर अभी बाकी है को 3 भाग में डिवाइड किया है दर्शकों, और एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको बहुत ही डिटेल में सारी बात समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, एक पहलू से आपको या कुछ पहलू से या फिर चीयर लीडर की तरह कुछ बोला हुआ सुनाई देता है, लेकिन रुक के ठहर के नोट्स को देख करके 3 अलग अलग पहलुओं में इसको विभाजित किया है। पिक्चर अभी बाकी है नंबर 1 संवैधानिक, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है नंबर 2 कानूनी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पिक्चर अभी बाकी है राजनीतिक, पंजाब पर असर, राघव चड्ढा पर असर, 6 और लोगों पर असर, भाजपा पर असर, आम आदमी पार्टी पर असर, कांग्रेस जो पंजाब में प्ले में है उस पर असर, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सोहित, सबसे पहले संवैधानिक। मैं आपको बस एक चीज ये दर्शकों को बता दूं और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। क्या आप इस तरीके से एकदम से मुंह उठा करके 7 लोग खड़े हों, अगर जैसे क्या हुआ है यहां पर 10 लोग थे राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 7 लोगों का यह कहना है कि अब हम आम आदमी पार्टी नहीं है, हम तो चले भाजपा, और हम क्योंकि 2/3 से ज्यादा हैं राज्यसभा में तो अब हम जा रहे हैं, ओके सी यू बाय। तो क्या ये चीज, ये मेरे मन में ये ख्याल आए वो तो एक बात है, संविधान क्या कहता है। दरअसल हमने बहुत सारे वरिष्ठ वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, मैं नाम दे देता हूं, कपिल सिब्बल, पीडीटी आचार्य जो पूर्व में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इन सब लोगों से बात की और इन्होंने हवाला दिया पैरा 4 शेड्यूल 10 भारत के संविधान का, जो ये कहता है सोहित, और आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें सुनी सुनी सी लग रही है ना महाराष्ट्र के संदर्भ में। संकेत यही कह रहा हूं, अभी जो दिल्ली के पत्रकार हैं वो ये शेड्यूल 10 को इतना झेक लेंगे ना। महाराष्ट्र में दर्शकों, जो 2022 में शिवसेना बनाम शिवसेना हुआ और 2023 में एनसीपी बनाम एनसीपी, तब से लेकर आज तक जब भी अदालत में मामला जाता है शेड्यूल 10 शेड्यूल 10 शेड्यूल 10, इसी पर चर्चा होती है संकेत। और अब ये बात दिल्ली वाले और दिल्ली के पत्रकार भी समझेंगे। बहरहाल इस पर तो हम आएंगे, आप शुरुआत रखिए, शेड्यूल 10 की बात आप कर रहे हैं। हाँ, शेड्यूल 10 तो खैर आगे बात करेंगे, अभी सोहित भी बताएगा जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं अपने, वो पुराने खंगाल के निकाल के लाए हैं। तो इसमें मर्जर को लेकर के पीडीटी आचार्य कहते हैं परिभाषा बड़ी साफ है, मर्जर राजनीतिक दल का नेता अगर बोलता है कि मेरी पार्टी का विलय हो जाए तब विलय होगा, और उसके बाद उसके जो सांसद हैं या विधायक हैं वो अगर 2/3 चले जाते हैं और विलय कर लेते हैं किसी और पार्टी में, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, यानी कि वो सांसद बने रहेंगे। और अगर 2/3 से कम जो लोग बचे हैं वो नहीं विलय करते हैं और वो विलय के विरुद्ध जाते हैं, तो भी उनकी सांसदी या विधायकी बची रहेगी, क्योंकि संविधान उनको ये इजाजत देता है कि भाई ठीक है, आप जीत के आए, मिनिमम जो अमाउंट था उसको आपने उसके आप विरुद्ध खड़े रहे तो आपको हम पनिश नहीं करेंगे, दैट इज यू विल नॉट बी अप फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। यहां पर क्या हुआ है कि ओरिजिनल पार्टी ने तो बीजेपी में मर्ज किया नहीं। आपके महाराष्ट्र के संदर्भ से थोड़ी सी यहां कहानी अलग है और अभी उसके बारे में बात करेंगे, जहां एकनाथ शिंदे ने बोल दिया था मैं शिवसेना, राघव चड्ढा नहीं बोल रहे हैं मैं आप,
राघव चड्ढा ने बस ये बोला है कि राज्यसभा में मैं और 6 और लोग 10 में से, यानी कि 70%, जो कि 66% से ज्यादा होता है, हम लोग चले भाजपा। पैरा 4 शेड्यूल 10 इन लोगों के हिसाब से, कानून के जानकारों के हिसाब से ये कहता है कि ऐसे नहीं बच्चू, पार्टी मर्ज होनी चाहिए, तुम नहीं कि तुम चल दो उठ के। और अगर आपने ऐसा किया तो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से आपके विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल वही किया है। तुरंत उन्होंने, भगवंत मान एक डेलीगेशन लेकर के जाने वाले हैं प्रेसिडेंट से मिलने, जिसमें वो कहेंगे, वो भी क्योंकि ये सारे सांसद बने थे राज्यसभा के, कहां से, पंजाब से, पंजाब के विधायकों ने इनको चुन के भेजा था। तो विधायक लोग अब एक डेलीगेशन लेके जाएंगे कि भाई ये पंजाब की बेइज्जती है, हमारे मैंडेट की बेइज्जती है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इस आधार पर हो कि राघव चड्ढा को हटाइए, इन 6 लोगों का सदस्यता खत्म करिए। लेकिन सबसे पहला इसका टेस्ट होगा, सोहित, राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो बताएंगे कि ये सही है या नहीं है। फर्ज कीजिए, क्योंकि ये बीजेपी को सूट कर रहा है, फर्ज कीजिए, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, फर्ज कीजिए वो बोल दें और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ गई है कि उनको इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। फर्ज कीजिए वो एक ट्राइब्यूनल की तरह होते हैं, वो मान जाते हैं कि हां आप लोग बीजेपी में विलय, तो आम आदमी पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है इस प्रावधान को लेकर के। अब इससे पहले कई बार अदालत के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, ये ग्रे एरिया है, इसके कानून एकदम सही है, लेकिन कानून के इंटरप्रिटेशन को लेकर के कई बार कई पार्टियां अदालत में गई हैं। और अब हम आते हैं वो फेमस केस जो सोहित ने कवर किया है, बहुत लंबे समय तक कवर किया है, वो है महाराष्ट्र का केस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एंड मर्जर डिफेक्शन। संकेत, देखिए यहाँ पर दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस दिन एकनाथ शिंदे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पहले यहाँ से सूरत गए थे, सूरत से गुवाहाटी गए थे, गुवाहाटी से गोवा आए थे, फिर वो महाराष्ट्र में आए थे और बाद में सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, वगैरह वगैरह, वो आप सभी को पता है। लेकिन संकेत, जिस दिन एकनाथ शिंदे यहाँ से सूरत गए थे, मुझे याद है आप और मैं दोनों एनडीटीवी में थे उस समय, और सबसे पहले उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था फोन कॉल पर, वो मुझे दिया था, आपको याद होगा, और हमने इसे एक्सक्लूसिव ब्रेक किया था। और उस समय भी एक चीज जो एकनाथ शिंदे डे 1 से कह रहे थे कि शिवसेना नहीं टूटी है, असली शिवसेना हम हैं, हम जो हैं एक अलग रूप ले रहे हैं, हम बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे, वगैरह वगैरह। एकनाथ शिंदे डे 1 से असली शिवसेना हम हैं क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये पूरी चीज करने से पहले उन्होंने शायद राजनीतिक और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की थी, और ये जो संकेत कह रहे हैं ना शेड्यूल 10, उसमें ये कहते हैं कि 2/3 पार्टी जो है वो जब मर्ज कर जाए तब कहीं ना कहीं आप इसे लीगल मानते हैं। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 2024 के बाद फिर से चुनाव हो गए, लेकिन शिवसेना बनाम शिवसेना और एकनाथ शिंदे सहित जो लोग वहां पर पहले सूरत गए, गुवाहाटी गए, गोवा गए, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मामला संकेत अब भी अदालत में जारी है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और यहीं पर जो डिफरेंस आता है दर्शकों, जो आम आदमी पार्टी या राघव चड्ढा ने किया और जो महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना के मामले में, या फिर अजित पवार भी अपने आप को असली एनसीपी कहते हैं और एनसीपी पार्टी अजित पवार के पास है, और वो अजित पवार बनाम शरद पवार वाला जो मामला है वो भी अदालत में चल रहा है। अब राघव चड्ढा फंसते यहीं पर हैं, क्योंकि जो संकेत कह रहे हैं संविधान की ओर से तो ये कहा गया है कि 2/3 लोग पूरे पार्टी के मर्जर की बात करें या फिर बतौर पार्टी वो कहें कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, अब हम दूसरा राह लेना चाहते हैं, तब तो इसे वैध माना जाता है। एकनाथ शिंदे ने वही किया कि बतौर शिवसेना हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रह सकते, कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रह सकते, फलाना फलाना उन्होंने कहा, और बतौर पार्टी उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया। और उसके बाद जो चीजें हुई, हालांकि वो अदालत में मौजूद है। अब संकेत, जो आप यहां पर कह रहे हैं कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं सीपी राधाकृष्णन, वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर ये जो मामला है कोर्ट में जा सकता है, ठीक वही चीज दोस्तों महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ओर से ये कहा गया कि असली शिवसेना हम है, और उसके बेसिस पर यहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने फ्लोर टेस्ट बुलाया। और फ्लोर टेस्ट में क्योंकि उद्धव ठाकरे को उस समय पता था कि उनके पास आंकड़े नहीं है, वो रिजाइन कर देते हैं और फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब यह मामला अदालत में गया तब अदालत ने यही कहा कि सब कुछ गलत था। इनफैक्ट जो गवर्नर की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई या उन्होंने इजाजत दी, उसे भी
अदालत ने ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड गलत कहा, लेकिन फिर मामले को रफा दफा करने के लिए उनकी ओर से कह दिया गया कि उद्धव ठाकरे को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, वरना हम जो मौजूदा सरकार है उसे बहाल कर देते, यानी उसे कैंसिल कर देते और उद्धव ठाकरे को सरकार में रीइंस्टेट करते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद रिजाइन किया, फ्लोर टेस्ट होता तब हम इसे इलीगल मानते। अब ये तो रही बात अदालत में, और अदालत में जैसे कि मैंने कहा अब तक ये पूरा मामला चल रहा है, और यही चीज जो है राघव चड्ढा के लिए एक मुसीबत बन सकती है, क्योंकि बतौर पार्टी तो आम आदमी पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया। आज 7 लोग 2/3 नहीं हो जाते। यही बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थ्रू आउट, अब जब एकनाथ शिंदे ने किया था तो उनके साथ 2/3 से ज्यादा विधायक मौजूद थे, 2/3 से ज्यादा सांसद मौजूद थे उस समय के शिवसेना के। हालांकि वो बाद में नंबर आगे पीछे हुए थे, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि शुरुआत में केवल 30 लोगों के साथ थे, वो कह रहे थे 50 से ज्यादा है वगैरह वगैरह। वो मामला अब भी चल रहा है। लेकिन टेक्निकली दोस्तों यहां पर यह समझने की जरूरत है आपको कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लोग अगर जाते, यानी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जितने विधायक हैं उसमें से भी 2/3 लोग जाते, पंजाब में जिनके उतने विधायक या सांसद हैं उसके भी 2/3 लोग जाते, या देश भर में उनके जितने नेता हैं उसके अगर 2/3 लोग संकेत जाते, तब तो शायद ये वैध होता या इसे एक तरीके से वैधता मिलती। अब यहीं पर आम आदमी पार्टी पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उनकी ओर से विरोध किया जाएगा, लेकिन मामला जब अदालत पे जाएगा तब इसी के बात की जाएगी कि ये 7 लोग गए हैं, आम आदमी पार्टी नहीं गई है। पार्टी अब भी तटस्थ है अपने स्टैंड पर, और इसलिए एक लीगल मामला हो जाता है। हालांकि अदालत में क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहां पर इसलिए हमने दर्शकों यहां पर जो टाइटल रखा है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शिवसेना वाले केस में और राघव चड्ढा वाले केस में एक जमीन आसमान का फर्क है। असली शिवसेना की अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल देखेंगे तो वो उद्धव ठाकरे, जिनके पिताजी ने शिवसेना को फॉर्म किया था, उनके पास मौजूद नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के पास मौजूद है। इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अब तक रफा दफा हुआ है, या अब तक वो यहां पर राज कर पा रहे हैं। सेम गोज विद एनसीपी। अजीत पवार के पास वो पूरा सिंबल जो था 10:10 के क्लॉक का, वो शरद पवार से लेकर अजीत पवार के पास गया, और अजीत पवार ने अपने आप को इसलिए एनसीपी कहा। राघव चड्ढा ये नहीं कह रहे हैं, जो संकेत ने भी कहा कि मैं आम आदमी पार्टी हूं। इसलिए संकेत ये जो पूरा मामला है ये बड़ा बनता हुआ नजर आएगा। और भगवत मान क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, वो देखना जरूरी होगा। ये मामला अदालत में भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑन पेपर या जो संवैधानिक जो नियम है उसे देखें तो इससे राघव चड्ढा और उनके साथ जो और सांसद गए हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। संकेत बिल्कुल सोहित, और ये बाकी सारे मामलों से बहुत अलग मामला है। जो हमने डिफेक्शन के मामले देखे हैं या जो हमने बदलाव के मामले देखे हैं, जैसे कि ये जितने भी आपने केसेस बताए, वो खास तौर से महाराष्ट्र, जो तो आप ये समझिए प्रयोगशाला थी ऑफ डिफेक्शन, ऑफ एंटी डिफेक्शन रूल, ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जैसे कि एनसीपी हो या शिवसेना हो। लेकिन इन दोनों ही केसेस में बीजेपी वाले नहीं हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने ये बोला कि मैं असली पार्टी। राघव चड्ढा का सबसे प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि वो ये दावा ही नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि बस मैं 7 लोगों को लेकर के बीजेपी में विलय कर रहा हूं। तो द रूल्स ऑफ मर्जर एंड द रूल्स ऑफ डिफेक्टिंग, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्या है ना, जैसे कि सोहित ने अभी समझाया, वेदर इट वॉज अजीत पवार और इट वॉज एकनाथ शिंदे, दोनों ने हम पार्टी हैं और वो पार्टी आज भी जिंदा है एक ब्लॉक की तरह, वो उसको उन्होंने उस तरीके से प्रेजेंट किया है। राघव चड्ढा और 6 और लोग एक ग्रुप बना करके राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 लोग बीजेपी में चले गए हैं। अब ये सबसे पहला इसका ट्रायल होगा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन। अगर वो एक, अब यहां पर वो सिर्फ राज्यसभा चेयरमैन ही नहीं, वो एक ट्राइब्यूनल का काम करते हैं, यानी कि वो एक जज हो गए सोहित। अब जज साहब बैठ करके ये देखेंगे कि इसमें कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। फर्ज कीजिए, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है और डिस्क्वालिफिकेशन का केस है ये। फर्ज कीजिए वो ये मानते हैं नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं है, बीजेपी में वो उनका विलय, देन दिस मैटर बिकम्स लीगल। फिर मामला लीगल है। फिर ये पूरा मामला जो है ये आप ये समझ लीजिए कि ये जाएगा अदालतों में। बट जब तक अदालत खेला जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये भी एक डायनामिक्स है जो अभी आपने समझाया। महाराष्ट्र का मामला अदालत में चल रहा है, अब उस पर जब सुनवाई होगी या जब फाइनल डिसीजन आएगा, इतने में तो सत्ता का लाभ भोग लिया ना आपने,
इतने में तो हो गया। तो उसी तरीके से यहां पर राघव चड्ढा एंड कंपनी, या फिर वो और जो अब बातें हो रही हैं, जो हम पिक्चर अभी बाकी है कि पॉलिटिकल भाग में जिसके बारे में बात करेंगे, पंजाब पर इंपैक्ट, पंजाब के एमएलएस पर इंपैक्ट, पंजाब में सरकार तोड़ने की जो बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। और वो सारी गतिविधि आपके लीगल के चक्कर में वो पीछे से होती रहेंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी इस केस में होता रहेगा। बट कायदे से, आप कानून से चलें तो यहां पर कानून ये कहता है, बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि दिस इज अ फिट केस फॉर 7 डिस्क्वालिफिकेशंस फ्रॉम द राज्यसभा ऑफ दीज एक्स आम आदमी पार्टी एमपीज। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मामला। बिल्कुल। और संकेत, यही आपको समझना होगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आप कह रहे हैं, और ये मामला अदालत में ही जाएगा, ये आप समझ कर चलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अगर हम इतने नाइव होकर सोचें कि सीपी राधाकृष्णन जी, और ये भी इससे पहले महाराष्ट्र के स्पीकर थे, और महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और महाराष्ट्र के गवर्नर के रोल को लेकर जब से भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, जब ये पूरा इशू की शुरुआत हुई थी, शिवसेना वर्सेस शिवसेना या शिंदे वर्सेस ठाकरे, तब से ही हमें पता है कि गवर्नर का रोल, या अब इस पूरे मामले में चेयरपर्सन का रोल, चेयरमैन का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर गवर्नर ने एक तरीके से, जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी की ओर से फैसला लिया गया था, उसे चैलेंज किया गया। और आज तक महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी को याद रखा जाता है कि कैसे उन्होंने साइड ले ली थी। और यहां पर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यहां पर साइड नहीं ली जाएगी, तो ये मुझे लगता है अब तक जितने भी उदाहरण सामने आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें एक सेफ रास्ता कम से कम राज्यसभा में मिल जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है, जब यह डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अदालत में जाएगा, तब कितना समय आप लेते हैं। आप देखिए, 2022 में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे, उन पर इसलिए भी मामला डाला था, और उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो चल रहा है, तब यह कहा गया था कि शिवसेना बतौर पार्टी महाराष्ट्र में मौजूद थी, एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, और यहां पर व्हिप जारी कर मीटिंग बुलाया गया था। और व्हिप जारी करने का मतलब यह होता है कि उस मीटिंग में जो लोग नहीं आते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उस समय जो एकनाथ शिंदे के साथ बाद में लोग गए, उसमें से कई लोग, जैसे कि उदय सामंत और बाकी कई सारे नेता हैं, वो यहीं पर उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग अटेंड की उन्होंने। और फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक वो जाते हैं सूरत, गुवाहाटी, गोवा, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि तब एकनाथ शिंदे के पास मेजोरिटी मौजूद नहीं थी, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते थे कि शिवसेना पार्टी उनकी है, और इसलिए पूरा मामला वहां से शुरुआत होता है। ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है। और राघव चड्ढा तो क्लेम अब भी नहीं कर रहे हैं कि उनके पास आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में जब ये मामला अदालत में जाता है, तो कितना समय लिया जाता है वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि संकेत, 2022 से अगर एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उनका तो वो टेन्योर 2024 में खत्म हो चुका है। 2024 के बाद नया टेन्योर शुरू हुआ। ऐसे में अगर अब उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाए, तो उन्हें 2022 से 2024 के लिए आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, जो मामला बीत चुका है। अब तो वो कहेंगे अब तो फिर हम लोगों के बीच में गए, फिर हम चुनकर आए। तो राघव चड्ढा का ये जो पूरा मामला है, आप मान लीजिए कि अदालत में जाता है, अदालत में कब तक इस पर सुनवाई होती है, क्या होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बीच ऐसा ना हो संकेत कि इनका जो टेन्योर है वही खत्म हो जाए, तब तक ये मामला चलता रहे, फिर आप कोई फैसला दें जिससे इन पर इंपैक्ट ना हो। इसलिए अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग क्या करेंगे कि ये पूरा जो केस है जिस पर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो शिवसेना का हो या फिर एनसीपी का हो, शरद पवार ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उनकी ओर से क्या गलती हुई जिसका फायदा अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे को हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाए, वो गलती अरविंद केजरीवाल और उनके लोग नहीं करेंगे। और इसलिए आप देखिए कि लीगल एक्सपर्ट्स पहले से इस पूरे मामले पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहे हैं जो हम कह रहे हैं। मामला अदालत में जाने पर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन राघव चड्ढा हो, अशोक मित्तल हो, संदीप पाठक हो, राजेंद्र गुप्ता हो, विक्रम साहनी हो, हरभजन सिंह हो या स्वाति मालीवाल हो, उनके लिए ये आसान नहीं रहने वाला है। खासतौर पर हरभजन सिंह को शायद ये लग रहा होगा कि आईपीएल में कैसे आप एक टीम से दूसरे टीम में चले जाते हैं, ये ऑक्शन नहीं है, आपको विधायकों ने भेजा हुआ है और यहाँ पर संविधान के अनुसार ये चलता है। तो कम से कम ऑन पेपर इनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्यसभा में भले नहीं, इन्हें एक लंबी लड़ाई की तैयारी दोनों तरफ से, राघव चड्ढा की तरफ से और तो और आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। राघव चड्ढा के साथ साथ हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है। तो ये पूरी लड़ाई जो है ये लंबी चलने वाली है और पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल
अब बैकडोर्स पर शिवसेना और एनसीपी की पूरी जो अभी तक की लड़ाई रही है 2022 से लेकर अब तक, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि शिवसेना की जो लड़ाई थी वो पहली सुनी गई थी इतने बड़े पैमाने पर, जहां पर लाइव टीवी में चीजें हो रही थी, सरकारें बदली जा रही थी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बीजेपी को विपक्ष में रखकर भी सभी लोग साथ में आ सकते हैं, और फिर पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी के पार्टी वहां पर मौजूद है। आप सोचिए संकेत कि यहां पर तो बाल ठाकरे जिन्होंने शिवसेना बनाई थी, उनके बेटे को कह दिया कि पार्टी भी आपकी नहीं है, आपके पिता ने नाम रखा था, चुनाव चिन्ह आपका दिया था, वो भी आपका पास नहीं है। और इसलिए जो पूरा मामला है बहुत अब्सर्ड था उस समय, और अब भी ये मामला चल रहा है। तो राघव चड्ढा के लिए तो ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी पार्टी मेरे साथ है। तो ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, और पिक्चर वाकई बहुत ज्यादा बाकी है, और ये पिक्चर जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा।